एक छोटा सा घर जिसके सामने 2 से 3 महंगी और लग्जरी कार्स खड़ी थी, जिन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि वो गाड़ियां कितनी महंगी होगी। वहीं उस घर के अंदर, घर के बीचों बीच कुछ नाश्ते का सामान रखा गया था और उस हॉल में कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे। वहीं एक सोफे पर बैठा एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी हाइट 6.2, ब्लू स्मोकी आईज, पतले होठ, परफेक्ट नोज, गोरा रंग और मस्कुलर और परफेक्ट बॉडी। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो उन सभी लोगों के बीच एकदम शांत बैठा था। तभी एक 50 साल के लगभग की औरत, जिनका नाम जानकी देवी था, वो अपने सामने बैठे इंसान से बोली, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। उनकी बात सुन सुरेश जी अपने पास बैठी ममता जी की तरफ इशारा कर अपनी बेटी को लाने बोलते हैं। उनका इशारा समझकर ममता जी जल्दी से अपनी बेटी को लेने उसकी रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में ममता जी के साथ एक लगभग 20 साल की लड़की, जिसने इस वक्त पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, 5.4 की हाइट, दूध सा गोरा रंग, बेदाग चेहरा, हिरनी जैसी आंखें जो हल्की हल्की ग्रीन थी, छोटी सी नाक, छोटे और एकदम गुलाबी होठ, लंबे घने काले बाल जो इस वक्त खुले हुए उसकी कमर तक आ रहे थे। वो दिखने में बेहद सुंदर और खूबसूरत, एकदम परी के जैसे। ममता जी श्रेया को लाकर एक खाली सोफे पर बैठा देती है तो जानकी जी उसे देख खुश होकर बोली, बेटा आप तो बकाई बहुत खूबसूरत हो, जैसा हमने सुना था एकदम वैसे ही हो आप। श्रेया जो अपना सर नीचे किए बैठी थी, उनकी बात सुन वो हल्के से थैंक्स बोली है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन किसी संगीत से कम नहीं थी। वहीं दूसरे सोफे पर बैठा लड़का, जिसका नाम अधीर कपूर था, उसने एक नजर भी उठाकर श्रेया को नहीं देखा। वो बस वहां अपनी दादी के साथ उनके जबरदस्ती करने पर आया था। तो सुरेश जी, हमें तो श्रेया बहुत पसंद आई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। जानकी जी सुरेश जी की तरफ देखकर बोली। सुरेश जी जो अपने सामने बैठे ममता जी और अधीर को देखते हैं। अधीर जो पूरे इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था, उसके बारे में कई कहानियां भी थी कि अधीर गुस्से का काफी तेज है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उतना ही जिम्मेदार। सुरेश जी जो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, उन्हें मालूम था अगर वो अधीर के सामने उसकी दादी को इस रिश्ते के लिए मना करने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत के बदले अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती है। सुरेश जी उनकी बात सुन एक नज़र श्रेया को देख फिर अधीर की तरफ देखकर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, जी आप हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। उनके इतना बोलते ही जहां जानकी जी के चेहरे और स्माइल आ गई तो अधीर का इसके प्रति कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं श्रेया जब अपने पापा की तरफ से रिश्ते के लिए हाँ सुनती है, उसकी पकड़ अपने सूट पर कस जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसका सर झुके होने की वजह से उसे कोई नहीं देख पाता। जानकी जी उठकर श्रेया के पास जाते हुए उसके सर पर हाथ फेरती हैं और प्यार से बोली, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जानकी जी के एकदम से ऐसे पूछने पर श्रेया सिर्फ अपना सर हिला देती है, क्योंकि वो अपने पापा की बात को नहीं टालना चाहती थी। जानकी जी उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, सुरेश जी अब हम चलते हैं, हम आप अपने पंडित जी से बात कर शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। उनकी बात सुन सुरेश जी खड़े होते हुए अपने हाथ जोड़ को मुस्कुरा के बोले, जी आप हमसे बड़ी है तो जैसा आपको ठीक लगे। जानकी जी एक बार फिर श्रेया की तरफ पलटी और उसके गालों को छू कर प्यार से स्माइल करते हुए बोली, अब आपको सीधा अपनी बहू बना के अपने घर लजाने के लिए आएंगे। इतना बोल जानकी जी अधीर को देखती है, जो अपने फोन और कुछ कर रहा था, जिसे देख जानकी जी अपना सर हिला देती है
और उसे बोली, अधीर अब हमें चलना चाहिए। वहीं श्रेया, जिसने अभी तक एक नजर उठाकर अपने आसपास नहीं देखा, लेकिन जब उसके कानों में अधीर का नाम पड़ा, उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर सामने देखा को अधीर ठीक उसके सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। अधीर को देख श्रेया अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रही थी। आखिर अधीर था ही इतना हैंडसम। वो एक टक अब अधीर को देखे जा रही, उसे अधीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी श्रेया को वो काफी हैंडसम लगा। वहीं अधीर जब अपनी दादी की बात सुनता है तो जैसे उसके मन की हो जाती है। वो जल्दी से खड़ा होकर घर से बाहर की तरफ चला जाता है। अधीर ने एक नजर भी श्रेया को नहीं देखा, क्योंकि जब से श्रेया आई थी तब से अधीर अपने फोन में बिजी हो गया। वहीं श्रेया अब भी वही देख रही थी जहां से अभी अभी अधीर बाहर गया था। उसका ध्यान जब टूटा जब ममता जी ने उसे खड़ा करके अपने गले से लगाते हुए बोली, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसका रिश्ता एक इतने बड़े घराने में होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बच्चा। ममता जी प्यार से उसके माथे पर किस्सी करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीर के उस चेहरे पर था जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके मम्मा पापा आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। श्रेया उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीर के उस चेहरे पर था जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके मम्मा पापा आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। अधीर श्रेया के घर से सीधा अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। वही जानकी जी सीधे घर के लिए निकल जाती है। करीब आधे घंटे में जानकी जी की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से आया और गाड़ी का गेट खोलता है। जानकी जी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए गाड़ी से उतरती है और बंगले के अंदर जाती है। जब वो घर के अंदर जा ही रही थी, उनसे अचानक कोई टकरा गया। जानकी जी ने सामने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी, लड़का जिसने एक व्हाइट शर्ट के साथ बेल्ट जीन्स पहनी थी। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा अधीर जैसा ही था, लेकिन अधीर से कम हैंडसम था। वो लड़का भी अधीर की तरह ही परफेक्ट बॉडी में था। जानकी जी उसे देख खुश होते हुए बोली, रोहन बेटा आप कहाँ जा रहे हो? आप हमारे साथ आइए, हमें आपको कुछ बताना है। रोहन जो अधीर का छोटा भाई था, अपनी दादी की बात सुन चुपचाप उनके साथ आकर लिविंग एरिया में लगे सोफे पर उनके पास बैठ गया। रोहन जी, दादी आपको मुझसे क्या बात करनी है? जल्दी बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है। दादी खुश होते हुए बोली, हम आपके भाई अधीर का रिश्ता तय करके आए हैं। रोहन जो जानकी जी की बात ध्यान से सुन रहा था, अधीर की बात आते ही एकदम से खड़ा होते हुए बोला, दादी आई थिंक मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोला रोहन जाने लगा कि जानकी जी पीछे से बोली, कब तक उसे उस गलती की सजा देगा जो उसने की ही नहीं। उनकी बात सुन रोहन कुछ देर रुका और बिना कुछ बोल तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। वही जानकी जी बस उसे जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ एक रॉयल आकर एक आलिशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी है, जिसने से अधीर ब्लैक थ्री सूट पहने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए बाहर आया और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया जो सीधी अधीर के फ्लोर पर रुकती है। अधीर लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पर बैठ के अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टीका लेता है और आज जो हुआ वो सब सोचने लगता है। थोड़ी देर में उसकी केबिन के डोर पर नॉक हुआ, जिसपे अधीर धीरे मगर रोबदार आवाज में कमेंट बोलता है। रोनी जो अधीर का असिस्टेंट था वो अंदर आया। अधीर को गुड आफ्टरनून विश करते हुए एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, सर ये मिस्टर भल्ला को फाइल जो आपने मंगाई थी। अधीर उस फाइल को देख इसे जाने को बोलता है और अपना काम करने लगता है।
श्रेया के घर सुरेश जी और ममता जी की जानकी जी के साथ बात हो रही थी। जानकी जी ने उन्हें बताया कि शादी की डेट 1 महीने बाद है। उसके बाद सीधे 2 साल तक कोई डेट नहीं थी, जिसपे सुरेश जी और ममता जी भी राजी हो गए। वहीं जब श्रेया को मालूम चला कि शादी की डेट 1 महीने बाद है, वो जल्दी से अपने रूम में गई और किसी से कॉल पर थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर से निकल के अपनी स्कूटी उठाई और बाहर निकल गई। थोड़ी देर में श्रेया एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रूही वो जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगा के उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से एक टेबल के पास जाकर थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ मेरी शादी तय हो गई और तुम इतने आराम से ये यहाँ खा पी रहे हो। उस टेबल पर श्रेया की ही एज का एक लड़का बैठा था जो दिखने में हैंडसम था। उसके हाथ में इस वक्त एक बर्गर था जिसे वो खा रहा था। लेकिन श्रेया की बात सुन वो लड़का श्रेया की तरफ देख के स्माइल करते हुए बोला, अरे क्यूटी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? जरा आराम से बैठ तो लो, ठंडा पियो। वो लड़का कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोला। श्रेया उसे घूरते हुए उसके सामने बैठते हुए गुस्से से बोली, राहुल यार, तू हर बात को मजाक में ले रहा है। तुम्हें मालूम है ना, मम्मा पापा ने एक तो मेरी मर्जी के बगैर शादी के लिए हाँ कर दी, ऊपर से अब ये शादी की डेट में क्या करूं? मुझे अभी शादी नहीं करनी यार। श्रेया टेबल पर हेड डाउन करते हुए बोली। अरे क्यूटी, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? अंकल आंटी ने तेरे लिए फैसला लिया है तो सही ही होगा। अब चल जस्ट चिल कर और ये खा। राहुल श्रेया को बर्गर खिलाते हुए बोला। श्रेया घूर कर राहुल को देखती है और उसने से एक बाइट खा लेती है। राहुल भी उसे खाता देख स्माइल करने लगा। थोड़ी देर में उन्हें अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्यों वे चिंपांजी, तू मेरी बेस्टी पर लाइन मार रहा है? भूल मत, अब उसकी शादी होने वाली है। उस लकड़ी की आवाज सुन राहुल का मुंह बन गया। वही श्रेया उसकी बात सुन हंसने लगी। राहुल पीछे देखता है जहां दोनों की ही एज की एक खूबसूरत लकड़ी खड़ी थी। वो चलकर उनके पास आई और राहुल के कंधे और हाथ रखते हुए वापस बोली, क्या यार चिंपांजी, तू कितना खाता है? अब जरा इस सूखी लकड़ी को खिलाओ पिलाओ ताकि ये अपनी शादी तक फिट सेट हो जाए। वो लड़की हंसते हुए बोली। श्रेया और राहुल रूही की बात सुन एकदम से खड़े होकर उसे पकड़ लेते हैं कि रूही जल्दी से उनसे दूर होते हुए हंसते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। श्रेया और राहुल उसे देख अपना सर हिला देते हैं, जिसपे रूही श्रेया राहुल के गले में हाथ डाल के बोली, यार राहुल, मुझे ना हमारी श्रेया के लिए एक गाना गाने का मन के रहा है, तू कहे तो गा दूं। राहुल भी रूही के बात में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ जरूर। उसकी हाँ सुनते ही रूही ने चिल्ला के गाना गाना शुरू कर दिया। जाकर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी, यो धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बनके रह जाएगी तू हाउसवाइफ, और 24 घंटे तेरा यार होगा टीवी पर। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूमते हुए गाना गाने लगा। वही श्रेया बस दोनों को गुस्से से घूर रही थी, वही वो दोनों अपनी ही मस्ती में गाना गाए जा रहे थे।